अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो है वो हमने क्या था, क्यूटी इंटरवल हम लोग क्या था, और क्यूटी इंटरवल में हम पहुंचे थे। हमने कहा था कि जी क्यूटी इंटरवल के अंदर जो है वो द टाइम between the start of the Q wave till the till the end of the T wave is called QT interval। और ये QT इंटरवल भी होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें जो है एक तरीके से हम ये कहें कि बहुत सारी डिजीज़ की डायग्नोसिस जो है वो QT इंटरवल की बेस पे होती है। अदनान, अगर मेरी आवाज़ चली जाए तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना, ठीक है? जी अरसलान, सर। ठीक है? जी सर। अच्छा। इस QT इंटरवल के अंदर एक और हम लोग चीज़ कर सकते हैं कि वाइडनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, कोई मसला नहीं, फिक्र नहीं करो, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है? अच्छा जी। सो जो QT इंटरवल है उसमें ये मेजर करता है बेसिकली टाइम नीडेड फॉर द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ऑलवेज repolarization or we can say relaxation takes a little bit more time as compared to depolarization। क्योंकि हमेशा हार्ट हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या कोई भी ऐसा सिस्टम हो, उसको रिलैक्स होने का टाइम ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज जब वो रिलैक्सफुली होगा तभी वो रेडी होगा फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्शन। इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है एज के साथ, सेक्स के साथ, हार्ट रेट के साथ। अगर हार्ट रेट तेज कर दोगे तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? जवाब दो भाई। If the heart rate is increased, what about the QT interval? Decreases, very good। और अगर हार्ट रेट कम कर देंगे तो हम QT इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है? गुड। आगे चलते हैं। एक वेव आती है यू वेव, जो बेसिकली इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, कम हो जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन नॉर्मल ECG, बट समटाइम इट इज, एंड whenever it is present just after the T wave। तो अब आप कह सकते हो कि PQRST and U wave। So what about the U wave? U wave basically represent repolarization of Purkinje system। U wave is basically representation of repolarization of Purkinje system। यानी कि Purkinje system जब repolarize हो रहे हैं तो उनकी भी repolarization कभी-कभी ECG पे रिकॉर्ड होती है, and that recording is called U wave। It may not appear on ECG, it follow the T wave, typically upright and rounded। Deflection upright है इसका। If prominent may indicate hypercalcemia, hypokalemia or digitoxin toxicity। So normally U wave is not appear, but if it is appeared, it means it is the indication of hypercalcemia, hypokalemia or digoxin toxicity। तो ये digoxin toxicity या हाइपरकैल्सीमिया हाइपोकैलीमिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। नॉर्मली ये पर्सन्स में प्रोमिनेंट नहीं होती। तो अब हमारी वेव्स बन गई PQRST-U वेव। P is depolarization of atria, QRS is depolarization of ventricle, T is repolarization of ventricle, and U is the repolarization of Purkinje system। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। अरसलान, आवाज आ रही है? जी सर, मेरे पास क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मेरे पास चैट में सिर्फ तुम आ रहे हो और एवरीवन आ रहा है, मेरे पास अलग अलग बच्चों के नाम नहीं आ रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये एक नॉर्मल साइनस रिदम है। मुझे कोई इसमें हार्ट रेट कैलकुलेट करके बता देगा? भाई इतना तुम लोगों ने तजुर्बा किया है, कोई हार्ट रेट कैलकुलेट करेगा? अप्रोक्सीमेट बता दे मुझे। मैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बताता हूँ। हार्ट रेट कैलकुलेट करके बताएगा फटाफट? कैसे किया, मुझे फॉर्मूला बताओ।
किसने किया है? ये सोहा ने किया है। मुझे बताओ फॉर्मूला। आई एम वेटिंग। कितने स्मॉल स्क्वायर्स है? अच्छा चलो ये बता दो, पहली और दूसरी के बीच में, पहली आर वेव और दूसरी आर वेव के बीच में। जरा क्विक करो बच्चों। मैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बता देता हूँ। डिजॉक्सिन इज 70 बीट पर मिनट, वो वाला के 7 इंटरवल 6 सेकंड में, तो 10 20। दैट्स वेरी गुड सोहा, दैट्स वेरी गुड। बट हमने क्या कहा था कि वो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। यस यूसरा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 75 to 78, yes, 19 to 20 boxes, that's very good, fine. So अब वो जो फॉर्मूला हमने किया था ना, वो फॉर्मूला हमने किया था ये। अब देखो ये बहुत अच्छी आपकी करेक्शन आ गई कि ये जो फॉर्मूला है ना कि 7 इंटरवल इन 6 सेकंड्स एंड देन जो है वो 10 से मल्टीप्लाई, वो इरेगुलर हार्ट बीट के लिए है। वो किसके लिए है? इरेगुलर के लिए है, जब हमको दो आर वेव के बीच में डिफरेंट गैप मिले। यहाँ पे सब आर वेव के बीच में अप्रोक्सीमेटली सेम गैप है, और मैंने ऊपर लिखा है नॉर्मल साइनस रिदम। तो जिन बच्चों ने ये किया है कि वो 20 या 19 बॉक्सेस किए, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने 1500 डिवाइडेड बाय 20 बॉक्स करोगे तो आपके पास 75 आएगा, 19 करोगे तो 78 आएगा, 18 करोगे तो वॉट एवर इट इज 18, 19, 20, यानी कि मैं इसकी रेंज रखूंगा 70 से लेके 80 के दरमियान में। अगर मुझे किसी बच्चे ने जवाब दे दिया ऑस्पी के अंदर तो मैं उसको सही करेक्ट कर दूंगा। दैट्स वेरी गुड। मैं आगे चलता हूँ। नॉर्मल सिलेक्शन। अच्छा, ये आपका यहाँ तक इस ईसीजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कवर हुए। मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर हमें जो है वो चाहिए कार्डिक साइकिल की जो है वो अगर पिक्चर आप समझा दें। ठीक है, बहुत मेरे पास फरमाइश आ रही है कि कार्डिक साइकिल की पिक्चर समझा दीजिए, तो मैं वो आज आपको समझा देता हूँ कार्डिक साइकिल की इमेज। ये इमेज ये पिक्चर नजर आ रही है मेरी कार्डिक साइकिल की सबको? कार्डिक साइकिल की पिक्चर नजर आ रही है सबको? जी ठीक है। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ एनोटेशन से। एनोटेशन का ठीक है जी, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मेरा एरो है, ये एरो नजर आ रहा है मेरा आप लोगों को? अच्छा, ये जो एरो है रेड लाइन पे, ये आप बता सकते हो ये क्या चीज है? रेड लाइन वाला जिसपे मेरा एरो है, एओर्टा का प्रेशर। दैट्स वेरी गुड। ये किसका प्रेशर है? एओर्टा का। अरसलान, यहाँ एनोटेशन का बॉक्स क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? सर वो मैंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, मुझे दे सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए? लेक्चर में आ सकता है वो। सॉरी यार अरसलान। अच्छा, ये जो ब्लू वाला जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला है वेंट्रिकुलर प्रेशर। ये जो तकरीबन ऑरेंज टाइप नजर आ रहा है, ये है आपका एट्रियल प्रेशर। मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। और ये जो नजर आ रहा है ये आपका है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, कार्डिक साइकिल के कितने फेज हैं? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है, तुम लोग बहुत टाइम लेते हो। कार्डिक साइकिल के कितने फेज हैं? हाउ मेनी फेज ऑफ कार्डिक साइकिल आर देयर? नाम बताओ, नाम बताओ। 5 नहीं है फुरकान, 2 हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। वेरी गुड। सिस्टोल डायस्टोल 2 फेजेस हैं। सिस्टोल के अंदर क्या होगा? एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द ब्लड गो आउट ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है। रिलैक्सेशन या डायस्टोल में क्या होगा कि वेंट्रिकल फिल करेगा, और कहां से फिल करेगा? एट्रिया में से फिल करेगा।
इसका मतलब ये है कि एट्रिया रिलैक्सेशन में अपने वेल्व्स को ओपन करेंगे और सारे का सारा ब्लड किस में डाल देंगे, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारा ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इसका मतलब है कि डायस्टॉल के अंदर वेंट्रिकल फिल होंगे, डायस्टॉल के अंदर वेंट्रिकल क्या होंगे, फिल होंगे। जब डायस्टॉल के अंदर वेंट्रिकल फिल होंगे तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा एरो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और ये डायस्टॉल है। ये डायस्टॉल के स्टार्ट पे इसका जो प्रेशर था अप्रोक्सीमेटली वो तकरीबन 60 मिलीलीटर था, और जैसे ही डायस्टॉल हुआ आपका एवी वेल्व ओपन हुए और उन्होंने इस वेंट्रिकल को फिल करना शुरू किया और एट द एंड ऑफ डायस्टॉल ये आपका 130 हो गया, यानी कि तकरीबन 70 ml ब्लड जो है वो एट्रिया ने वेंट्रिकल को पोर कर दिया, फेंक दिया, नीचे डाल दिया। गॉट माय पॉइंट? इट मींस कि डायस्टॉल के अंदर वेंट्रिकल फिल होते हैं और एवी वेल्व डायस्टॉल के स्टार्ट पे ओपन होते हैं, ठीक है, एवी वेल्व ओपन होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर प्रेशर की, जो कि ब्लू वाला कर्व आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू वाला कर्व, तो वेंट्रिकल फिल हुए डायस्टॉल के अंदर मगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिस्टोल के अंदर। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिस्टोल के अंदर तो वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। वेंट्रिकल की वॉल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो एरिया कम होगा। जब एरिया कम होगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जो डायस्टॉल के अंदर वेंट्रिकल फिल हुआ था वो देखो सिस्टोल के अंदर वो सारे का सारा दोबारा वॉल्यूम जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पे चला गया, और ये शो कर रहा है कि ये सर फिल होने से वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए ना। हाँ, तो फिल होने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। देखो भाई, डायस्टॉल के अंदर वेंट्रिकल का वॉल्यूम 60 से 130 पे पहुंच गया भाई। एनोटेशन आने दो, मैं एनोटेशन से बताता हूँ तुम लोगों को। ये मेरा एरो फॉलो करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एक और तरीके से कर देता हूँ, अभी एक सेकंड रुको स्क्रीन। ये लो, छोड़ दो एनोटेशन की। अरसलान, एनोटेशन की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम लोग अपनी सीट से नहीं उठे हो तो। ठीक है, ये अभी हो जाता है बच्चों तुम लोगों के लिए, अभी हो जाता है। ये मैं अभी कर रहा हूँ, देखो तुम लोगों के लिए फौरन। ये मुझे बड़ी रात को फरमाइश आई है पर्सनली, मेरे पर्सनल उस पर, तो मैंने कहा ये भी करा दो। ठीक है जी। एक मिनट, मैं सब बताता हूँ कि सम पॉइंट में एट्रिया कहाँ फिल होता है। रुको तो सही ना, तुम सब्र तो लो, सांस तो लेने दो मुझे। भाई हम स्लो तो हैं मगर हम जा सही डायरेक्शन में रहे। अच्छा अब देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो वेंट्रिकल फिल हो रहा है, सॉरी ये वेंट्रिकल फिल हो रहा है, और जब ये वेंट्रिकल फिल हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ गया वेंट्रिकल का। ठीक है, जिसका सवाल ये था। और यहाँ पे देखो वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल के अंदर वेंट्रिकल अपना वॉल्यूम एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में फेंक रहा है, तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो पहले तो ये बात समझ जाओ, अभी डिटेल में नहीं जाओ, कि वेंट्रिकल फिल हो रहा है किसके अंदर, डायस्टॉल के अंदर, और वेंट्रिकल जो है वो एम्प्टी हो रहा है किसके अंदर, सिस्टोल के अंदर। ये मैंने पिक्चर दिखाई आपको, दोबारा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये वेंट्रिकल फिल हो रहा है इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये वेंट्रिकल जो है वो एम्प्टी हो रहा है इसलिए वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर गौर से देखो, सिस्टोल में ही ऊपर चले जाओ वेंट्रिकुलर प्रेशर पे, तो यहाँ पॉइंटर पॉइंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये मैं लिख रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? अच्छा, सबर करो कि भाई क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ, आज क्या हो रहा है।
एक मिनट भाई, चलो। अच्छा, अब ये एरो नजर आया मेरा? ये एरो से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ये एरो से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये वेंट्रिकल फिल हो रहा है। उफ, मेरे खुदाया, क्या मसला है। चलो, अब नजर आएगा। ये देखो, ये वेंट्रिकल फिल हो रहा है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। अब नजर आ रहा है भाई? वन माय पॉइंट रोहित? अच्छा, अब ये वेंट्रिकल जो फिल हो रहा है, दिस वेंट्रिकल इज फिलिंग अप बिकॉज in diastole the atria empty all of its blood to the ventricles, and in systole the all of the blood from the ventricles goes into the aorta and the pulmonary artery, ठीक है। इस वेंट्रिकुलर प्रेशर, इस वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कर्व में अगर आप देखो तो इनिशियली वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ा था डायस्टोल में, यानी कि एट्रिया ने बहुत तेजी से ब्लड जो है वो किसके अंदर फेंका? वेंट्रिकल्स में। यानी कि वेंट्रिकल में पहले शुरू के 2 फेजेस में अगर हम डायस्टोल के 3 हिस्से कर लें, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 एंड लास्ट 1/3, तो हमें पता चलेगा कि शुरू के 2 फेजेस में वेंट्रिकल बहुत तेजी से फेल हुआ बिकॉज एट्रिया पहले से फेल थे। उन्होंने अपना 70% ब्लड तो फर्स्ट फेज में ही नीचे डाल दिया, कुछ ब्लड जो है वो सेकंड फेज में एओर्टा में, आपके एट्रिया के अंदर पल्मोनरी वेन्स और आपकी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा आ रही हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड पोर कर रही हैं। लास्ट 1/3 में एट्रिया के अंदर ब्लड बहुत कम रह गया, तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एकदम से ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल में गया और यहाँ पे एक छोटा सा बम्प आया। ये बम्प जो आपको नजर आ रहा है ना लास्ट 1/3 में, ये बेसिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का बम्प है। अगर हम वेंट्रिकुलर प्रेशर पे चले जाएं तो देखो, वेंट्रिकुलर प्रेशर के अंदर फिलिंग के दौरान कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। बेटा पॉइंटर चल तो रहा है बच्चों, नजर आ रहा है तुम लोगों को? क्यों नहीं नजर आ रहा? कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? अब देखो, अच्छा, ये देखो, इसी वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, तुम मेरे साथ साथ चलो, तुम मेरे साथ साथ चलो। मैं एनोटेशन में नेक्स्ट लेक्चर में ऑन कर सकता हूँ, अभी ऑन कर भी दूं तो नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं इनको बेचारों को, बच्चों को मेरा पॉइंटर क्यों नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अगर आप ये देखो, अगर आप ये देखो, मैं दोबारा पॉइंट रिपीट करता हूँ, तो मेरे साथ चलो। पॉइंटर नजर नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं है। किसी को जस्ट एरो नजर आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रही है, किसी को पिक्चर आ रही है, एरो नहीं आ रहा है। द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, इफ द वेंट्रिकुलर, अच्छा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भेज भी रहा हूँ। इफ द वेंट्रिकुलर, इफ द, कहाँ था? डायस्टोल के स्टार्ट में एवी वेल्व ओपन हुए और एवी वेल्व ओपन होने की वजह से सारे का सारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में गया। और अगर आप वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कर्व को गौर से देखो तो वॉल्यूम की इंक्रीज हो रही है, और जो वॉल्यूम की इंक्रीज हो रही है, वो वॉल्यूम की इंक्रीज क्यों हो रही है? किसके अंदर? एट्रिया से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ रहा है। हम अगर 3 फेज बना दें डायस्टोल के, फर्स्ट 1/3, मिडिल 1/3 और लास्ट 1/3, तो फर्स्ट 1/3 में एकदम से फिलिंग हुई क्योंकि एट्रिया पहले से फिल थे, उन्होंने अपना सारा ब्लड नीचे किस में फेंक दिया? वेंट्रिकल में फेंक दिया। आपको जिसको नजर नहीं आ रहा वो कार्डिक साइकिल गाइडन में खोले और मेरे अल्फाज को फॉलो करता जाए। एंड देन सेकेंड 1/3 में हमारा क्या हुआ, जिसको हम डायस्टेसिस का फेज कहते हैं, कि डायरेक्टली ब्लड फ्रॉम सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन डायरेक्टली पोर हो गया वेंट्रिकल्स में। लास्ट 1/3 में एक बम्प नजर आ रहा है, एक उभार से नजर आ रहा है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कर्व में, और वो बम्प लास्ट 1/3 में जो नजर आ रहा है वो इसलिए कि एट्रिया ने सिस्टॉल किया और सारे का सारा ब्लड किसमें गिर गया? वेंट्रिकल में। एट्रिया ने सिस्टॉल किया। मैं क्या कह रहा हूँ? लास्ट 1/3 ऑफ डायस्टॉल में एट्रिया ने सिस्टॉल किया। अब आगे हम वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व। वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व
ये शो कर रहा है कि कोई चेंज नहीं है ड्यूरिंग डायस्टॉल वेंट्रिकुलर प्रेशर में, ना फर्स्ट वन थर्ड जिसको हम रैपिड इनफ्लो कहते हैं, ना सेकंड वन थर्ड जिसको हम डायस्टेसिस कहते हैं, मगर थर्ड या लास्ट वन थर्ड में वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व में भी एक बम्प आ रहा है। और वो बम्प क्यों नजर आ रहा है कि एकदम से 30% ऑफ द ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में नीचे डाउन आया, और जब वो नीचे डाउनवर्ड गिरा तो उससे वेंट्रिकल में थोड़ा प्रेशर के अंदर चेंज किया, वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। सो इन डायस्टॉल द वेंट्रिकल फिल्स, but in last one third of diastole the atria contracts. My sentence repeating again, I am repeating my sentence. In the diastole the ventricle fills, but in the last one third of diastole the atria contract. Again मैं repeat कर रहा हूँ दूसरे तरीके से. In the diastole the ventricle fills, in the diastole the ventricle fills and it is called relaxation of ventricle, but in the last one third of the diastole the atria contracts. तो बेटा देखो, ये आपने सवाल किया कि वेंट्रिकल प्रेशर में चेंज आना चाहिए, तो देखो लास्ट वन थर्ड ऑफ डायस्टॉल अगर किसी को नजर आ रहा है, मेरा एरो फॉलो करे, लास्ट वन थर्ड ऑफ डायस्टॉल में मेरा एरो फॉलो करे, ये जो एट्रियल वेंट्रिकुलर प्रेशर में चेंज आया है ब्लू वाले कर्व में, एट्रिया दो बार नहीं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक बार और वो होगा लास्ट वन थर्ड ऑफ डायस्टॉल। तो अगर ये देखो मेरे एरो को फॉलो करो, लास्ट वन थर्ड डायस्टॉल में हल्का सा बम्प आ रहा है ये ब्लू वाले कर्व के अंदर, और ये ब्लू वाला कर्व किसका है? वेंट्रिकुलर प्रेशर का कर्व। नहीं, एट्रिया स्टार्टिंग में कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस जगह कॉन्ट्रैक्ट होता है मुझे बताओ। ठीक है, अब ये तो इसका मतलब है डायस्टॉल में हमें दो तीन बातें याद रखनी है। डायस्टॉल में हमें बात रखनी है कि डायस्टॉल के तीन फेज है, फर्स्ट वन थर्ड रैपिड इनफ्लो, मिडिल वन थर्ड डायस्टॉल। नो सर, फर्स्ट टू क्वार्टर में चेंज क्यों नहीं हो रहा जब वॉल्यूम चेंज? इसलिए कि स्लो वॉल्यूम आ रहा है और वेंट्रिकल की वॉल फैल रही है, रिलैक्सेशन हो रहा है ना वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल की वॉल फैल रही है और साथ में फ्लो भी आ रहा है, तो एरिया भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा। जब तक लास्ट वन थर्ड आता है वेंट्रिकल की वॉल फुली फैल चुकी होती है, एकदम से झटका आता है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड का, तो वेंट्रिकल के प्रेशर में चेंज आता है। अब समझे मेरी बात? इसके शुरू के दो क्वार्टर में वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज नजर नहीं आता। सर दिस इज एडिशनल 20% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, नहीं, 70% ऑफ द ब्लड इज entered into the ventricle in first one third, मिडिल वन थर्ड में डायरेक्टली आता है वेन से, और लास्ट वन थर्ड में 30%। तो 70 और 30 100% हो गया, और मिडिल वन थर्ड में डायरेक्टली वेन से आ रहा है। जी, वाल्व खुलने की वजह से ब्लड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में गिर रहे हैं फर्स्ट इनिशियल टू थर्ड में, बिल्कुल सही उसका। अच्छा ठीक है, अभी मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अभी मैं आगे जा रहा हूँ, सवाल आगे करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो लास्ट वन थर्ड के अंदर वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर में थोड़ा सा चेंज आया और वॉल्यूम में भी थोड़ा सा बम्प आया, और ये दोनों बम्प क्यों आए कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब जो जल्दी से फटाफट बात याद रखने की है वो ये याद रखने की है कि भाई डायस्टॉल इज द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, नंबर वन। डायस्टॉल के तीन फेजेस हैं, फर्स्ट वन थर्ड रैपिड इनफ्लो, डायस्टेसिस जिसमें ब्लड डायरेक्टली वेन से ग्रेटर वेन से वेंट्रिकल में जाता है, और लास्ट वन थर्ड जिसे हम एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो हमें याद रखने की है वो ये है कि वेंट्रिकल फिल करता है ड्यूरिंग डायस्टॉल, और डायस्टॉल के लास्ट वन थर्ड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सिस्टोल के अंदर। सिस्टोल मींस वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टोल। बेटा अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ड्यूरिंग द डायस्टॉल ऑफ वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं सर, क्या कोई रिफ्लेक्टिव एड? नहीं बेटा, जब वेंट्रिकल एट्रिया तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर, एट्रिया तो पहले डेपोलराइज हो चुका ना, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, सबर करो, आहिस्ता आहिस्ता शायद तुम्हारी समझ में आएगी, नहीं तो मैं छोटी सी एक वीडियो और बना के तुम्हें अपलोड कर दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिस्टोल में। सिस्टोल में क्या होता है अब, और जिसको जो सवाल है वो ग्रुप में भेज सकता है। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं कि जब सिस्टोल की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
जब हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, इजेक्ट करेगा, एंड इट मींस कि ब्लड जब इजेक्ट कर रहा है तो वो कहाँ जा रहे हैं, एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में। इसका मतलब है सेमिलूनर वाल्व्स ओपन होंगे, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स ओपन होंगे। इट मींस इन द सिस्टोल हम एट्रियल सिस्टोल नहीं बोल रहे, हम सिस्टोल खाली बोल रहे हैं। इन द सिस्टोल ये मेरा जो एरो घूम रहा है ये सिस्टोल, इस सिस्टोल के अंदर क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल एम्प्टी होगा, जो कि शो कर रहा है कि जो ब्लड का वॉल्यूम 130 था वो नीचे गिर के कितना हो गया, हमारा ब्लड का वॉल्यूम 50 मिलीलीटर। कितना हो गया हमारा ब्लड का वॉल्यूम, 50 मिनट्स। का मतलब है वेंट्रिकल क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। किसके अंदर, सिस्टोल के अंदर। क्यों एम्प्टी हो गया, क्योंकि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और सारा ब्लड कहाँ फेंक दिया, एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहाँ पे तो फ्लो का, यहाँ पे तो ब्लड का अमाउंट कम हो रहा है, बट अगर ये ब्लू वाले कर्व में जाओ जो वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व है, उसमें अगर आप देखो तो सिस्टोल के अंदर क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा जुमला गौर से सुनना, because the ventricle is contracting, the area of the ventricle is decreasing, which generating more pressure. The area of the ventricle is decreasing, which is generating the more pressure. So in systole, the ventricle contracts, and due to that contraction, the pressure is building up in the ventricle, and this is shown as in the blue color graph कि ये जीरो से उठ के ये वेंट्रिकुलर प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे चला जाता है, और जब वो 120 मिलीमीटर मर्करी पे जाता है तो इसको कॉरस्पॉन्ड करो आप अपने वेंट्रिकुलर वॉल्यूम से कि वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, कि सारा ब्लड बाहर जा रहा है, और प्रेशर क्यों बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर इसलिए बिल्डअप हो रहा है कि वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व इंक्रीज होगा अप टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा वेंट्रिकल क्या होगा, एम्प्टी होगा, सारा वॉल्यूम कहाँ फेंकेगा, हमारा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। VP is inversely proportional to ventricular pressure is inversely proportional to ventricular volume. We can say that this for this particular time, इसलिए कह सकते हो क्योंकि जब वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, या वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ ही इसलिए रहा है मेरे भाई कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड जा रहा है बाहर। ठीक है, तो सही है, टू सम एक्सटेंट आपका ये जुमला सही है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बढ़ेगा ड्यूरिंग डायस्टोल और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम होगा ड्यूरिंग सिस्टोल। वेंट्रिकुलर प्रेशर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगी ड्यूरिंग डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होगा बहुत ज्यादा 120 तक चला जाएगा। सर सिस्टोल डायस्टोल एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है भाई, कोई अपोजिट थोड़ी एक दूसरे के, ये है कि वो सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और रिलैक्स करेगा, तो तुम इसको एंटागोनिस्ट कह लो, तुम इसको अपोजिशन कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब जो बात आ रही है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैंने बताया कि ब्लड कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, एओर्टा में। गुड, जब एओर्टा में जाएगा, गुड गुड, एओर्टा एओर्टा एओर्टा, जब एओर्टा के अंदर जाएगा तो एओर्टा के अंदर प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, पल्मोनरी ट्रंक में भी जाएगा मगर हम एओर्टा की बात कर रहे हैं ज्यादा। एओर्टा में प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। गुड, अब देखो ये ब्लू, अब जल्द सही है, अब जल्दी से देखो ये ब्लू वाला ग्राफ जो है, ये देखो यहाँ पे सिस्टोल के अंदर ब्लू के साथ रेड ग्राफ भी है एओर्टिक प्रेशर का, और सिस्टोल के साथ एओर्टा का प्रेशर भी बढ़ के 120 तक जा रहा है। सो जब डायस्टोल थी तो डायस्टोल में एओर्टा का प्रेशर देखो आप कितना था, डायस्टोल में एओर्टा का प्रेशर तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। Does ventricular systole obey Boyle's law? Yes, we can say that this is ये जो आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर जो एओर्टिक प्रेशर है, एओर्टिक प्रेशर जो है वो डायस्टोल में 80 होता है, और जब सिस्टोल आती है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, वो वेंट्रिकुलर प्रेशर आपका सिस्टोल में जो है वो बढ़ के 120 रहता है। क्यों,
क्यों? इसलिए कि सारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड कहाँ डाल रहा है? अपना सारे का सारा ब्लड उस पर डाल रहा है आपका एओर्टा के अंदर। सो एओर्टा का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिस्टोल में एओर्टा का प्रेशर बढ़ के 120 हो जाता है, डायस्टोल में एओर्टा का प्रेशर 80 रहता है। तो अब हमें बहुत सारी बातें पता चली, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। What is diastole? Diastole is the relaxation of the ventricle. What happens in diastole? In diastole, the ventricle fills. How many phases of diastole? There are 3 phases of diastole. The first 1/3 rapid inflow, the second 1/3 diastasis, and the last 1/3 atrial systole. What is the volume of the ventricle before diastole, start of the diastole? 50 to 60 milliliter. What is the volume of the ventricle after a diastole, just after diastole? 130 milliliters. Okay, okay. What happened in first 1/3? The AV valve opened and the blood which is gathered in the atria, it directly goes into the ventricle. It is 70%. What happened in the middle 1/3? In the middle 1/3, the directly blood from the pulmonary vein and the superior inferior vena cava enters into the ventricle because AV valves are open. What happened in the last 1/3? In the last 1/3, the atria contracts, so remaining 30% of the blood will enter into the ventricles. This create a bump in the ventricular volume graph as well as in ventricular pressure graph, a small bump. Okay. What happens in the systole? अरे बेटा एक मिनट, अभी तुम थर्ड आउट साउंड पे पहुंच गए, मैं बच्चों को ये समझा रहा हूँ। एक मिनट ना, ये पर्सनल क्वेश्चन है तो आराम से अलग से पूछ लेना, ठीक है ना। What happens in the systole? मैं बता रहा हूँ, सिस्टोल में वेंट्रिकल एम्प्टी होगा, ठीक है। What and ventricle empty होगा because of the ventricular contraction. What is the pressure of the ventricle? What is the pressure of the ventricle at the start of the systole? Sir, 0 millimeters of mercury. What is the pressure of the ventricle at the peak of the systole? Sir, 120 millimeters of mercury. What is the volume of ventricle at the start of the systole? 130. What is the volume at the end of the systole? 50 to 60. Because in systole, the ventricle empty all of its blood into the aorta. That is why the ventricular volume decreases, the ventricular pressure increases, as well as the aortic pressure increases. ठीक है। अब थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओ तो नीचे ईसीजी दी गई है, ईसीजी के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो। ब्लू वाला ग्राफ लास्ट 1/3 में क्या शो कर रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सही है। ब्लू वाला ग्राफ लास्ट 1/3 में क्या शो कर रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बेटा ये जो क्वेश्चंस है ये आप रखो, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं, इसको हम आज शाम को डिस्कस करते हैं। और मैं ग्रुप की भी बात 2 मिनट मुझे करनी है, तो थोड़ा मुझे टाइम दो, ठीक है। और मैं दोबारा इसकी वीडियो भी भेजता हूं, तो तुम इसको दोबारा सुन लेना और फिर मुझसे क्वेश्चन करना। ब्लू वाला ग्राफ, ये ब्लू वाला ग्राफ वेंट्रिकुलर प्रेशर में लास्ट 1/3 में बम्प शो कर रहा है। मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। मेरा एरो देखो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और इसी के साथ अगर तुम नीचे चले जाओ तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा सा पहले आपको पी वेव नजर आ रही है। इसका मतलब है पहले पी वेव जनरेट हुई, उसने डीपोलराइजेशन किया और उसके बाद आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्या कर गया? एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो जो पी का आधा है वो कहाँ पड़ा हुआ है? देखो, आधी पी पड़ी है मिडिल 1/3 में और आधी पी पड़ी है लास्ट 1/3 में। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो पी ने डीपोलराइज किया एट्रिया ने, और उसके फौरन बाद आपको चेंज इन प्रेशर नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसी तरह जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको ईसीजी में नजर आ रहा है, और जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है। ब्लू वाली लाइन को फॉलो करो मेरे वेंट्रिकुलर प्रेशर में कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज स्लाइटली प्रायर देन द मैकेनिकल एक्टिविटी। ये बात शायद मैंने आपको क्लास में भी समझाई थी, ठीक है।
तरह टी को देखो, टी में जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रही है और उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये आपको भेज भी रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, और हम इसको YouTube पे भी लगा देंगे। चैनल ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है तो उसको हम लगा देंगे एंड मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। और मैं आपसे अभी 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बेटा अदना अरसलान, जरा 2 मिनट के लिए इनको अनम्यूट करो तो। अरसलान, दे दी परमिशन। हाँ बेटा, तुम लोग देखो बेटा, 3-4 ग्रुप बन गए हैं। मेरी बात पहले गौर से सुन लेना। उसमें एक फिजियोलॉजी का ग्रुप है। बेटा जरा आवाज कर दो। फिजियोलॉजी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी बात गौर से सुनो। बेटा माइक ऑफ कर दो ना अपना, अगर और कोई अगर आवाजें शोर है तो मेरी बात गौर से सुन लो। जब अपना अपना माइक ऑफ करके जब बात करनी हो तो ऑन करें। प्लीज मेरी बात गौर से सुन लो, वरना हम बात नहीं करवा सकते, वरना फिर मसला हो जाएगा। 2-3-4 ग्रुप बन गए हैं। एक अरसलान ने बनाया है ग्रुप गर्ल्स का और बॉयज का। एक फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के नाम से मेरे पास ग्रुप आ रहा है, और एक मैंने पहले ही ग्रुप बनवाया था। सेकंड ईयर एक लड़का था मसीहुल्लाह, और फर्स्ट ईयर का हमारा लड़का है इजहार। उसके अंडर में मैंने ये ग्रुप बनवाया था जिसका नाम था फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक ग्रुप को सब ज्वाइन कर लें कंबाइनली। बॉयज एंड गर्ल्स अगर चाहते हैं कि कंबाइन एक ग्रुप बन जाए तो उनका कंसेंसस हो। कोई मुझे उस ग्रुप के अंदर कोई हैंकी पैकी नहीं मिलेगी। उस ग्रुप के 2 एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, एक बॉय होगा एक गर्ल होगी, और तीसरा अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हो तो ठीक है, वरना बॉय एंड गर्ल होगा। और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ 6 से 9 के दरमियान आपकी सेटिंग चेंज होगी और आपको इजाजत होगी क्वेश्चनिंग करने की, वो भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ताकि आप लोग डायरेक्टली बार बार मुझे वो ना करो। क्योंकि होता ये है कि मेरे पास आधी रात को भी मैसेज आ रहा होता है, मेरे पास सुबह फजर में भी मैसेज आ रहा होता है, मेरे पास दिन में भी मैसेज आ रहा होता है। जहां मैं होता हूँ वो पर्सनल मेरे उस पर टों 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 बज रहा होता है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको मेरे अपने पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करना है तो पहले अगर ग्रुप का टाइम है तो ग्रुप पे करो, या बहुत जरूरी क्वेश्चन हो तो पर्सनल नंबर पे करो। ठीक है, ये मेरी सजेशंस है। तो एक ग्रुप बना लो, इधर फर्स्ट ईयर ऑनलाइन वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, या फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो नया ग्रुप बना है उसको ज्वाइन कर लो। अरसलान वाले ग्रुप में मसला ये है कि मुझे ये भी पता पुराने बच्चे हैं। मेरी बात गौर से सुन लो। अरसान वाले ग्रुप में मुझे ये भी पता है कि कुछ पुराने बच्चे भी हैं, कुछ छोड़ के जा चुके हैं, तो वो ग्रुप जरा सा एक आउट ऑफ द कॉलेज ग्रुप हो जाएगा। सो दिस इज माय सजेशन दैट प्लीज मेक वन ग्रुप व्हाटएवर इट इज। तो मैं सबको लीव कर जाऊं और लड़कियों और लड़कों का एक साथ जवाब दे सकूं, मगर उस ग्रुप के अंदर कोई है कि फेंकी कोई ऐसी बात नहीं चलेगी कि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो। व्हाट माय पॉइंट? आगे बात समझ में? Yes, sir.